Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we are going to study about experiment number 1, which is also similar to experiment 8E in the practical based assessment biology FBISC. So हम स्टडी कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी हमने ये देखना है कि टेम्परेचर का जो है वो क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर और एंजाइम की रिएक्शन रेट के ऊपर, एंजाइम की यानी एंजाइम की स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट होते हैं। अगर वो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, और टाइम जो है वो कम कर देते हैं। इसी तरह से अगर वो आउटसाइड द बॉडी हो तो वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि आपने बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सबको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऊपर। यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, बट एक ख़ास लिमिट तक। ठीक है, यानी एक ख़ास मैक्सिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम लिमिट तक। उसके बाद क्या होना स्टार्ट होता है, इन केस ऑफ एंजाइम, एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम का सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो टूटने लग जाता है। वो हमारे पास जो है वो डीनेचर हो जाता है और वो दोबारा फिर अपने जो है वो फॉर्म में नहीं आता। तो इसीलिए एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या-क्या? हमें अब क्योंकि लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन। पहले आपको पता है कि जैसे मटीरियल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो मैं मटीरियल्स आपको नहीं बता रही, क्योंकि जो हम प्रोसीजर और प्रिपरेशन बताते जाऊँगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन-कौन से मटीरियल्स के हमें उसके अंदर नीड है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर अगर हम देखें तो प्रिपरेशन में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो चाहिए दैट इज़ पेप्सिन सॉल्यूशन, राइट? पेप्सिन सॉल्यूशन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 1% पेप्सिन सॉल्यूशन। 1% पेप्सिन सॉल्यूशन का ये मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने 1 ग्राम पेप्सिन को लेना है और आपने उस पेप्सिन को डिज़ोल्व करना है। कितने? उसके अंदर 100 ml जो है वो डिस्टिल वाटर के अंदर। ठीक है, तो 1 ग्राम पेप्सिन को जब आप 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो ये आपके पास 1% पेप्सिन सॉल्यूशन आएगा। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन, यानी हमें प्रोटीन चाहिए ना, तो हमारे पास जो बेस्ट है वो हमारे पास एग वाइट है। कोएगुलेटेड हमें एल्ब्यूमिन चाहिए। अब कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन कैसे बनेगा? आप एक एग लें, रॉ एग, उसको आप तोड़ दें, उसके वाइट पोर्शन को अलग कर दें एल्ब्यूमिन को, और उसके येलो योक को आप अलग कर दें। वाइट पोर्शन को आपने मिक्स करना है विद हेल्प ऑफ स्टीरर, और उसको बीकर में डाल के आप उसको मिक्सचर बना लें। उसके अंदर वाटर ऐड करें 2-3 टाइम्स, 4 टाइम्स। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए उसको आपने थोड़ा हॉट होने देना है, ताकि जो मिक्सचर है वो हमारे पास एक होमोजीनियस सा, एक कोलॉइडल सा हमारे पास एक मिक्सचर बने। और वो जो मिक्सचर बनेगा उसको हम फ़िल्टर करेंगे और एक हमारे पास प्योर हमारे पास कोलॉइडल जो है कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन आएगा। और वो जो हमारे पास एल्ब्यूमिन आएगा एंड में हम उसको क्या करेंगे, जितना वाटर वॉल्यूम हमने डालना है उसको डाल के 4 to 5 टाइम्स डाल के, या 8-9 टाइम्स तक भी डाल के उसका एक सॉल्यूशन बना के उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट, राइट? ये आएगा कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन का तरीका। तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपने 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। अब 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, यानी आपके बुक के अंदर मेंशन है आपने 3.65 ग्राम्स लेने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और उसको डिज़ोल्व करना है 1000 ml 1 लीटर वाटर के अंदर, तो ही आपके पास 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये इस तरह से बनता है कि आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ 1, और क्लोरीन का जो होता है दैट इज़ 35.5, तो ये मिलके बनाते हैं 36.5। अब हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर आपने कभी भी नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना है तो आप मास को डिवाइड करोगे किससे? मोलर मास से। ठीक है? तो अब आपने अगर
नंबर ऑफ मोल्स हमें बताए गए हैं 0.1 मोलर चाहिए और मोलर मास हमें पता है 36.5 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो अब हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने मास का हमने सॉल्यूशन बनाना है? आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे उसके मोलर मास के साथ। जब आप नंबर ऑफ मोल 0.1 मोलर को मल्टीप्लाई करोगे 36.5 के साथ, तो आपके पास आएगा 3.65 ग्राम्स। ये 3.65 ग्राम 1 मोलर HCl है जो आप यूज़ करोगे, यानी इसको आप क्या करोगे, डिज़ोल्व करोगे 1 लीटर वाटर के अंदर, तो आपके पास मिल जाएगा 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहीं पे भी अगर आपके पास आगे इसी के जो 2 रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स में आपको कहीं पे भी मोलर आपको सॉल्यूशन बताया जाए किसी भी कंपाउंड का, तो आप इसी तरह से उसके मोलर मास को फाइंड आउट करके और उनको इसी फॉर्मूले के अंदर डाल के, या अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मास फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो 3.65 ग्राम को हम लीटर में डिसॉल्व करेंगे ना, ये इसका आएगा बेसिकली 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर हमने क्या करना है। प्रोसीजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 4 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जो बिल्कुल ड्राई हो, जो बिल्कुल क्लीन हो, ठीक है, और जो बिल्कुल हमारे पास किसी इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो। हम क्या करेंगे, 5 ml इसके अंदर डालेंगे, 5 ml हम डालेंगे कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन जो हमने ऐसे यहाँ पे मैंने आपको जो तरीका बताया उससे। और इसी तरह हम इसके अंदर 5 ml जो है वो और डालेंगे 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने बनाया वो डालेंगे, और इसके अंदर 1 ml हम इसके अंदर डालेंगे पेप्सिन सॉल्यूशन, जो हमने ऊपर पेप्सिन सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। हम क्यों 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे डाल रहे हैं, वो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पेप्सिन एंजाइम जो है एक हमारे पास लो एसिडिक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, और पेप्सिन तब तक एक्टिवेट नहीं होता, तब तक काम नहीं करता जब तक कि उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना मिले। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और वो इजीली ये जो हमारे पास प्रोटीन है इसको इजीली वो डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसी तरह हम इन चारों टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 और टेस्ट ट्यूब 4 के अंदर, चारों के अंदर ये सेम अमाउंट हम चारों में डालेंगे। इसको डालने के बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि हम चेक करेंगे पीएच, कि जो पीएच है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि पीएच आपको पता है चारों टेस्ट ट्यूब का जो पीएच है वो 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, हाईली एसिडिक रेंज में होनी चाहिए, और 2 कह सकते हैं आप, 2 पे होना चाहिए इनका पीएच, क्योंकि आपको पता है कि पेप्सिन बेस्ट वर्क करता है किस पे, पीएच 2 पे। और उसके बाद अब हमने क्या करना, हमने क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट वाटर बाथ्स लेंगे, उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेट करेंगे और इन टेस्ट ट्यूब्स को उन वाटर बाथ्स के अंदर डालेंगे। टेस्ट ट्यूब 1 को हम फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखेंगे, टेस्ट ट्यूब 2 को फॉर एग्जांपल हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, टेस्ट ट्यूब 3 को हम फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, टेस्ट ट्यूब 4 को हम फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। इतने डिग्री सेंटीग्रेड्स पे इनको हम रखेंगे और 15 से 20 मिनट्स तक ऑब्जर्व करेंगे। जो टेस्ट ट्यूब 3 है वो हमें कुछ ही 20 मिनट्स के अंदर हमें एक क्लियर सॉल्यूशन देगा, ठीक है, और वो क्लियर सॉल्यूशन ये इंडिकेट करेगा कि जो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम था वो इस टेम्परेचर पे बेस्ट काम कर रहा है, और उसने क्या किया, जो कोएगुलेटेड एल्ब्यूमिन है उसको डाइजेस्ट किया और हमें एक क्लियर सॉल्यूशन दिया। इसका मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम और बेस्ट टेम्परेचर है फॉर द एंजाइम पेप्सिन, राइट। और हमारे पास जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था वो भी इफेक्टिव होगा, लेकिन बट इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर। तो जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है, उसकी जो वर्किंग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम बेस्ट काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो ऑफ कोर्स वो एंजाइम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और वो फिर डीनेचर हो जाता है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। तो एंजाइम बहुत सेंसिटिव होता है और हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो
बेस्ट काम करता है। सो 37 डिग्री जो है इज़ द बेस्ट जो है वो टेम्परेचर फॉर द एंजाइम पेप्सिन टू वर्क, राइट? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सो जब बोथ एंड 2 एक्सपेरिमेंट जो इसके बाद आपके पास हैं, वो बिल्कुल इसी ही फॉर्म में हैं। सो यू कैन ईज़िली परफॉर्म बोथ ऑफ देम और यू कैन ईज़िली स्टडी बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स।